Good morning, students. Today we will study from your book Movement Bird, section number 2, the section of poetry, and we will study poetry number 4, Telephone Conversation, written by Bol Soinka. And he was born in 1934 and presently living in Nigeria. He was a Nigerian poet and a playwright. He was educated at the government college in Ibadan, Nigeria, and later his education he got degree in English from the Leeds University, England, and he also taught in the London School and worked in Royal Court Theatre. उन्होंने लंदन स्कूल में भी पढ़ाया था और एज अ थिएटर आर्टिस्ट ही वर्क इन रॉयल कोर्ट थिएटर and he returned to Nigeria all over at the age of 25 की एज में वो दोबारा नाइजीरिया लौट आए थे and he was a leading figure who worked in the theaters and also wrote many successful plays, and he was also leading a theatrical company, and he was the first African to receive Nobel Prize for Literature in 1986, and his writings are basically based on the theme of humor and satire. Telephone Conversation is a poem written by Hol Soinka. In this poem, the poet wants to explain or satire on the racial discrimination or racism. इस पोएम के थ्रू पोएट रेसिज्म जो जातिगत भेदभाव है, रेशियल जो कलरफुल डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर सटायर और व्यंग्य कर रहे हैं. दिस पोएम इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स ऑन टेलीफोन. ये जो पोएम है इसमें कन्वर्सेशन बताया गया है टू पर्सन्स के बीच में जो कि टेलीफोन पे हो रहा है. वन पर्सन इज अ स्पीकर हिमसेल्फ हु वांट टू टेक हाउस ऑन रेंट एंड द अदर पर्सन इज द लैंड लेडी हुज हाउस द स्पीकर वांट्स टू टेक ऑन रेंट. इसमें जो दो पर्सन से पहले स्पीकर खुद हैं जो कि हाउस रेंट पर लेना चाहते हैं और दूसरी स्पीकर लैंड लेडी हैं जिनका हाउस स्पीकर रेंट पर लेना चाहते हैं. एंड ही कॉल टू द लैंड लेडी टू टॉक अबाउट हिम और टू डिस्क्राइब अबाउट हिम व्हाट ही इज़, एंड ही हैज़ कॉल्ड टू द लैंड लेडी. सो start the poetry telephone conversation by Hol Soinka. The price seemed reasonable, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. Nothing remained but self-confession. So the poet is describing about the house, what kind of house it is. He is describing that the price of the house is reasonable and location is indifferent. दैट ही डजंट बॉर्डर अबाउट द लोकेशन. जो पोएट हैं वो लोकेशन के लिए इतना बॉर्डर नहीं करते हैं. लोकेशन चाहे कुछ भी हो, उसकी जो प्राइस है वो रीज़नेबल है. एंड द लैंडलेडी टोल्ड टू द स्पीकर दैट शी वुड बी ऑफ प्रीमिसेस. ऑफ प्रीमिसेस मीन्स शी वुड नॉट लिव इन दैट हाउस. वो उस हाउस में नहीं रहेंगी, उस एरिया में नहीं रहेंगी. शी टोल्ड टू द स्पीकर और अ पोएट. नथिंग रिमेंड बट सेल्फ कन्फेशन. बस अब कुछ नहीं बचा है. नथिंग इज़ लेफ्ट आउट टू टॉक अबाउट बट ओनली टू सेल्फ कन्फेशन मीन्स ही वॉन्टेड टू टेल अबाउट हिमसेल्फ कि वो अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं. बाकी सब कुछ उन्होंने जान लिया है. और चूँकि जो हाउस प्रीमिसेस में लैंड लेडी नहीं रहेंगी सो ही वुड गेट हिज प्राइवेसी. उन्हें उनकी प्राइवेसी मिलेगी एंड ही वुड बी एबल टू डू हिज वर्क. सो हियर ही इज describing about himself that what he is or what he wants to tell about him. So madam, I hate a wasted journey. I am a African. Now the poet is describing that he is telling to the landlady that madam, I want to tell you, I want you means I want to tell you I hate a wasted journey. I hate a wasted journey is mean ऐसी जर्नी जो कि वो वेस्ट होती रहती है to change the house here and there. कि उनकी जो उनकी कलर है उसके कारण उनको कई बार क्या है हाउसेस चेंज करने पड़ते हैं या हाउस मिलता नहीं है. सो ही हैज़ टू मूव हियर एंड देयर टू गेट एन हाउस ऑन रेंट. सो ऐसी जर्नी वो नहीं चाहते. वेस्ट बिना ऑब्जेक्ट की जर्नी वो नहीं चाहते. इसलिए दैट्स वाई टेलिंग दैट ही इज़ एन अफ्रीकन. वो एक
अफ्रीकन है. Why is telling that Africans are in black in color? And silence transmission of pressurized good breeding. And when the poet tells to the landlady that he was an African, he is an African person, there was the silence on the other side. दूसरी साइड में जो है बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो जाती है. साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग. और एक ऐसी साइलेंस है जो कि गुड ब्रीडिंग की साइलेंस है कि वो कुछ कहे अपनी जो उच्च परवरिश को शो करने के लिए, गुड ब्रीडिंग को शो करने के लिए ये शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग. साइलेंट ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग. जो प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग है, जो गुड ब्रीडिंग है उससे प्रेशराइज होके शी केप्ट साइलेंट, शी वुड नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग मोर. वो जैसे ही ये सुनती हैं कि वो अफ्रीकन है वो साइलेंट हो जाती हैं. और क्यों? ये शो करने के लिए कि उनकी जो गुड ब्रीडिंग है उन्हें अलाउ नहीं कर रही इसके बारे में कुछ बोलने के लिए. वॉइस वॉट इट केम, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पाइप. सो हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड ब्रीडिंग दैट आफ्टर साइलेंस देयर वॉइस कम फ्रॉम द अदर साइड एंड वॉट इट वॉज देयर, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग gold rolled, cigarette holder, pipe. So there the poet wants to tell us that कि ये the lady which is having the, he could not see through the phone, the poet could not see through the phone that कि वो जो लेडी वो कैसी दिखती हैं, जो लेकिन जो गुड ब्रीडिंग शो करने की जो सिम्बलाइज हो रहा है उसमें वो शो करेंगे. जो गुड ब्रीडिंग लेडीज होती हैं वो लिपस्टिक कोटेड होती, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड होता है. इस तरह की उनकी जो इमेज होती है, ही इज टेलिंग दैट कि उससे एक आवाज़ आती है, कॉट आई वॉज फॉली. सो he listens that he is thinking that he caught it folly, means what she speaks, the poet thinks that he listened is mistakenly. folly means mistakenly, mistake से उन्होंने कुछ सुना है. जो दूसरी तरह से दोबारा जो आवाज़ सुनते हैं साइलेंस के बाद, उससे उनको ये फील होता है कि उन्होंने कोई मिस्टेकली कुछ बात सुन ली है. and what the lady was speaking now, we listen there. How dark, I had not misheard. Are you light or very dark? So she tells that how dark, means the landlady is asking that how dark you are, what kind of color he is having. So the poet tells that I had not misheard. So he is telling that शायद मैंने गलत नहीं सुना था. that she is asking are you light or very dark, means आप कलर में ज़्यादा लाइट हो या डार्क हो. So now poet is thinking about himself that what he should do, that he should press button A, button B, means he is telling that whether I should say क्या कहूँ कि लाइट हूँ, डार्क हूँ, क्या बटन दबाऊँ, उसके लिए बटन A दबाऊँ, बटन B दबाऊँ. Stench of recid breath of public hide and break. In this line the poet wants to tell that उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जैसे कोई भीड़ वाली बहुत पब्लिकली एरिया होता है, बहुत ज़्यादा रशी एरिया होता है और वहाँ पर जो लोग आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होकर चलते हैं और जो उनकी जो ब्रीथ होती है, उनकी जो ब्रीथ से जो स्मेल होती है उससे क्या होता है, बहुत घुटन भरा माहौल हो जाता है. द पोएट वॉज फीलिंग दैट, उनको ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, पब्लिक एरिया में चल रहे हैं जिसमें ब्रीथ करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो उनके लिए बहुत ही हार्डशिप हो रही है. And now he is describing about the surroundings of the telephone booth. Red booth, red pillar box, red double tired omnibus, squelching tar. Here the poet is describing that what kind of situation was there around the telephone booth. So he was telling that red booth, red pillar box है, red booth है, red double tired omnibus squelching tar है. omnibus squelching tar a kind of bus होती है जिससे traveling होती है. So everything was red. And why the poet has used red? Because red is the color of anger also. red जो color है वो anger को भी show करता है. So he was, the author was also, sorry, the poet was feeling angry about the what the lady has said, but he could not speak much. So he is described about the situation. It was real, shamed by ill-mannered silence, surrender, pushed, dumbfounded to beg simplification. So but it was real.
it was real that lady has asked him whether he was light or very dark. It was shamed by the ill-mannered side, or he was shameful about this, that it is showing, the asking of lady is showing that it is ill-mannered silence. Surrender pushed dumbfounded to beg simplification, and he became dumbfounded. बहुत ही ज़्यादा ये सब सुन के डम फाउंडेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, टू क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, एंड शेम्ड, वो बिल्कुल ही इसके कारण आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि ये बैड मैनर्स है, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन लेडी वाज आस्किंग, बट ही हैज़ टू गिवन द आंसर एंड टू बैग सिंप्लीफिकेशन. सो टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग फॉर टू द लेडी दैट व्हाट शी वांट्स टू आस्क, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो दोबारा से उन्हें पूछने को कहता है. जो स्पीकर हैं, जो पोएट है, वो दोबारा लेडी से कहते हैं, कंसिडरेट शी वॉज वेयरिंग द एम्फेसाइज आर यू डार्क और वेरी लाइट. सो अगेन द लेडी वॉज telling that she is emphasizing whatever she wants to tell, that are you dark or very light. So she is emphasizing on the word dark or very light. वो बार बार इस पे जोर दे के करे कि आप ज़्यादा डार्क हो या लाइट हो. रेलेवेशन केम, रेलेवेशन मीन्स एक सस्पिशियस सी रहस्यमय जो आवाज़ होती है वो आती है, या उसका जो रहस्य उद्घाटन होता है कि वो कहने जा रही हैं कि हाँ दैट आई वॉन्ट टू आस्क दैट व्हाट काइंड ऑफ अ कलर you are having, dark or very light. You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light impersonality. So now the poet wants to clear that the color the lady is asking is of a plain chocolate or a milk chocolate. प्लेन जो चॉकलेट होती है उसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन होता है, और जो मिल्क चॉकलेट होती है उनका जो कलर होता है डार्क लाइट ब्राउन होता है. तो बेसिकली कलर तो दोनों ब्राउन ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है. सो द पोएट इज आस्किंग दैट the lady means that he is like a plain or a milk chocolate. Her accent was clinical, crushing in its light impersonality. और उनका जो एक्सेंट था वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल लगता है, एंड इट इज़ शोइंग क्रशिंग इन इट्स लाइट impersonality. और उनकी जो क्रशिंग है उनको जो बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है, बहुत ही ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाते. इम्पर्सनैलिटी उनको लगती है उस लेडी की, दैट व्हाट शी हैज़ आस्क्ड टू हिम. रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड आई चूज वेस्ट अफ्रीकन सेफिया एज आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट. आफ्टर कंसोलिंग हिमसेल्फ, खुद को संभालते हुए, खुद को हैंडल करते हुए वो फिर से लेडी को बोलते हैं, ही एडजस्टेड हिमसेल्फ इन सच थॉट. वो इस तरह के थॉट से बाहर निकलते हुए खुद को एडजस्ट करते हुए कहते हैं दैट ही इन हिज पासपोर्ट इट इज़ रिटन वेस्ट अफ्रीकन सेफिया. उनकी जो पासपोर्ट है उस पर लिखा हुआ है वेस्ट अफ्रीकन सेफिया, जो कि जो अफ्रीकन्स होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, उसको सिम्बोलाइज करता है. सो द पोएट टेल्स टू the lady that he is the West African Saphia. Silence for spectroscopic flight of fantasy. So till truthfulness change her accent hard on the mouthpiece. और इसी बीच साइलेंस फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी मीन्स वो जो अपनी काल्पनिक उड़ान है, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीन्स होता है जो स्टडी ऑफ वेव लेंथ होती है, बेसिकली उससे डिनोट करता है. तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी है जो एक इमेजिनरी उड़ान होती है, इमेजिनरी फ्लाइट होती है, उसके लिए सिंबलाइज किया गया है. उससे बाहर निकलते हुए, उस काल्पनिक दुनिया से बाहर आते हुए उन्हें जो लेडी की जो हार्ड ऑन द माउथ पीस, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनका फिर से एक्सेंट सुनाई देता है, हार्ड ऑन द माउथ पीस. और अब की बार जो उनकी वॉइस होती है वो थोड़ा हार्ड हो जाती है उनकी. वो लेडी उनसे पूछ रही है व्हाट्स दैट, कंसिडरिंग डोंट नो व्हाट दैट इज़ लाइक ब्रूनेट. एंड नाउ दिस लेडी इज आस्किंग दैट व्हाट डज द मीन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन सोफिया. तुम कहना क्या चाहते हो, इसका मीनिंग क्या है.
सो द पोएट इज टेलिंग दैट यू डोंट नो व्हाट दैट इज, क्या आप नहीं जानते कि ये क्या है. सो लाइक ब्रूनेट इज ऑल्सो सिम्बलाइजिंग ऑफ अ डार्क कलर और ब्लैक कलर. ब्रूनेट जो है वो भी डार्क कलर और ब्लैक कलर को सिम्बलाइज करता है. सो ही इज टेलिंग दैट डोंट यू गेट दैट आई एम लाइक अ ब्रूनेट, मैं ब्रूनेट के जैसा हूँ. दैट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर. और ब्रूनेट जो है वो डार्क नहीं होता है क्या? डिडंट यू get it that I am a dark in color? Facially I am brunette, but madam you should see the rest of me. Now the poet is satiring or commenting to the lady that facially I am brunette. facial मेरा जो facial है या मेरा जो बाहरी बॉडी है उसमें जो चेहरा है वो ब्रूनेट के जैसा है, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी. लेकिन आपको मुझे मेरे रेस्ट ऑफ बॉडी को भी देखना चाहिए. पाम ऑफ माई हैंड, सोल ऑफ माई फीट आर अ पैराडॉक्स ब्लॉन्ड. और जो मेरी जो बॉडी है, दूसरी जो बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें मेरे जो हैंड की पाम है, जो हथेलियाँ हैं, सोल ऑफ फीट है, जो पाम की जो पंजे होते हैं, नीचे का तल होता है, वो दे आर पैराडॉक्स ब्लॉन्ड. पैराडॉक्स ब्लॉन्ड मीन्स दे आर वाइट और फेयर इन कलर. तो पोएट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैम मैं फेशियली तो डार्क हूँ, ब्रूनेट के जैसे हूँ, बट यू हैव टू सी द रेस्ट ऑफ माई बॉडी पार्ट्स विच आर फेयर इन कलर लाइक अ पैराडॉक्स ब्लॉन्ड. पैराडॉक्स ब्लॉन्ड के जैसे फेयर है कलर में. फ्रिक्शन कॉज फुलिशली मैडम बाय सिट डाउन हैज़ टर्न्ड. एंड अगेन ही इज सटायरिंग कमेंटिंग दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड. फ्रिक्शन कॉज्ड मीन्स फ्रिक्शन मीन्स होती है घर्षण या जो रगड़ होती है. And he is commenting or taunting to the ladies. He is telling in satiring way that ma'am due to friction, रगड़ के कारण, by sitting down again and again, बार बार बैठने के कारण जो मेरी जो बॉडी है और जो उसके हैज़ टर्न माई बॉटम रेवन बैग. और बार बार बैठने के कारण, सिटिंग डाउन होने के कारण, फ्रिक्शन होने की वजह से जो मेरी जो बॉडी है उसका जो बॉटम है वो रेवन ब्लैक कलर का हो गया. रेवन ब्लैक कलर मीन्स इट इज़ अ काइंड, रेवन इज़ अ बर्ड. एक बर्ड होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है. सो इज टेलिंग दैट ही इज सटायरिंग और कमेंटिंग और टॉन्टिंग वे में वो जो लेडी को कह रहे हैं, लिन लेडी को, कि जो मेरा बॉटम है वो फ्रिक्शन के कारण रेवन ब्लैक कलर का हो गया है. एंड अगेन ही इज होल्डिंग वन मोमेंट मैडम एंड ही इज ट्राइंग टू टेल समथिंग. द पोएट इज ट्राइंग टू टेल समथिंग टू द लेडी. वो लेडी को कुछ कहना चाह रहे हैं कि मैडम वन मोमेंट प्लीज, सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर्ड कैप. और उन्हें ऐसा फील होता है कि जो उनका जो रिसीवर है फ़ोन का, द पोएट फील्स दैट द रिसीवर ऑफ द लेडी इज़ रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप. उन्हें ऐसा लगता है कि लेडी ने ना जो अपना जो रिसीवर है बहुत ज़ोर से पटक दिया. थंडर क्लैप मतलब बहुत, जैसे थंडर होता है वैसे बहुत ज़ोर से भयानक तरीके से नीचे पटक दिया है. एंड शी द पोएट इज़ टेलिंग दैट ही इज़ ट्राइंग टू टेलिंग दैट वन मोमेंट प्लीज़ अबाउट माई ईयर्स मैडम आई प्लीडेड वॉन्ट यू रैदर सी योर सेल्फ. सो ही इज़ टेलिंग दैट आप मुझसे सुनने की बजाय मैडम, आई रिक्वेस्ट यू, आई प्लीड यू दैट यू शुड सी मी रैदर लिसनिंग मी. तो आप मुझे खुद ही देख लीजिए मुझसे सुनने की बजाय. एंड ही इज़ satiring or he is commenting, taunting the lady that she is also favoring the racial discrimination. So this poem is about the racial discrimination, narrow-mindedness of the people who discriminate people by the color or by the caste. So this is the satire by the poet to the society. I hope you would have understand the poem.